ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। चलिए अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लायंस फंक्शन। एएमसी के बहुत सारे विंग्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्लायंस फंक्शन की। ठीक है, तो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं जो मिलकर के म्यूचुअल फंड के ऑपरेशन को स्मूथली चलाते हैं। हर एएमसी में थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन कंप्लायंस तो सब जगह होता है, कंप्लायंस फंक्शन सब जगह होता है। तो कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है क्या, चलिए पहले देखते हैं ये क्या करते हैं। रोल इंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये कौन तय करता है, ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर साइन अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फॉर न्यू स्कीम्स, ठीक है, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द हेड ऑफ एएमसी, कंप्लायंस डिपार्टमेंट हेड ऑफ एएमसी, वर्क क्लोजली विद ट्रस्टीज एंड रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस जब होगा इश्यूज इमीडिएटली टू देम, किसको, ट्रस्टी को। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से कंप्लायंस फंक्शन एक डिपार्टमेंट होता है। कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है कि वो इंश्योर करना कि एएमसी के सब लीगल कंप्लायंस फॉलो हो रहे हैं। जब कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो कंप्लायंस ऑफिसर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करता है, जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि सब सेबी के रूल के मुताबिक फॉलो किया जा रहा है। कंप्लायंस ऑफिसर डायरेक्टली एएमसी के हेड को रिपोर्ट करता है, किसको करते हैं, इनके हेड को। कंप्लायंस एएमसी के हेड को ये रिपोर्ट करते हैं, कौन, कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई कंप्लायंस इशू होता है तो कंप्लायंस ऑफिसर को ट्रस्टी को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कोई इशू होता है रिपोर्ट करते हैं वो एएमसी हेड को, लेकिन अगर कोई इशू दिखता है तो वो तुरंत किसको करना होगा, ट्रस्टी को फौरन इत्तला करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। देन दूसरा डिपार्टमेंट होता है फंड मैनेजमेंट का। इनका रोल क्या है, रोल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स मनी इन लाइन विद स्कीम्स ऑब्जेक्टिव। फंड मैनेजमेंट एएमसी का मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन होता है। इस टीम का काम होता है कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों को स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना। जैसे कि अगर कोई डेट फंड है तो डेट में ही जा रहा है, कोई इक्विटी फंड है तो इक्विटी में जा रहा है, कोई जिसमें आपको कमोडिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो वो उसी में जा रहा है। फंड मैनेजमेंट टीम को 3 सब टीम में डिवाइड किया जाता है। चलिए उसको भी देखते हैं। तो पहला जो है वो एनालिस्ट, दूसरा फंड मैनेजर एंड द थर्ड वन डीलर, ठीक है। तो एनालिस्ट का काम क्या होता है, एनालिस्ट सिक्योरिटीज एनालाइज, ये क्या करते हैं, एनालाइज सिक्योरिटीज मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक, डेब्ट मार्केट, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। एनालिस्ट का काम होता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना, चाहे वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो या सेक्टर का हो या ओवरऑल मार्केट कंडीशन हो, ये सारे को एनालाइज करते हैं। कुछ एनालिस्ट स्टॉक मार्केट पे फोकस करते हैं, कुछ डेब्ट मार्केट पे, डेब्ट मार्केट में भी बहुत सारे हैं जो चेक करते हैं। कुछ एनालिस्ट क्रेडिट अपॉर्चुनिटी और कुछ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम है, ये सिर्फ एनालिसिस करते हैं। देन फंड मैनेजर, ये क्या करते हैं, इवेलुएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कीम परफॉर्मेंस। फंड मैनेजर ये वो लोग होते हैं जो एनालिस्ट या ब्रोकर द्वारा दिए गए अपॉर्चुनिटी को इवेलुएट करते हैं। यहां से एनालाइज करके इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, आप इसको देखिए, तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट आता है फंड मैनेजर के बाद। फंड मैनेजर देखते हैं कि हाँ यहाँ ग्रोथ दिख रहा है, उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो एनालिस्ट के या ब्रोकर या कोई भी इस तरह अपॉर्चुनिटी जब इवेलुएट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, तो फाइनल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किसका होता है, ये फंड मैनेजर का होता है। स्कीम का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर लास्ट में डीलर एग्जीक्यूट ऑर्डर विद सिक्योरिटीज ब्रोकर एज ए इंस्ट्रक्टेड बाय फंड मैनेजर। लास्टली डीलर का काम होता है कि फंड मैनेजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली
सिक्योरिटीज ब्रोकर के साथ ऑर्डर प्लेस करें। तो ये 3 विंग्स होते हैं किसके, फंड मैनेजमेंट में। अब आते हैं ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम। ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम, अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई कस्टमर एएमसी की ब्रांच में विजिट करता है तो आपको दिखता होगा कि फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पे आपको मे आई हेल्प यू डेस्क भी दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो फ्रंट ऑफिस टीम पहले उन्हें हेल्प करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बैक ऑफिस टीम है, वहाँ भी बैक ऑफिस में इन्वेस्टर के क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है, किसी भी तरह से अगर कोई आता है तो सॉल्व किया जाता है। तो ऑपरेशन कस्टमर टीम में मैनेजर कस्टमर इंटरेक्शन एंड सपोर्ट, ये क्या होता है इनका, ये मैनेज करते हैं, मैनेजेस कस्टमर इंटरेक्शन। अगर कोई कस्टमर एएमसी में जाता है तो ये काम किसका रहता है, कस्टमर सर्विस टीम का, कि उस क्वेरी को हैंडल करे, कस्टमर को फेस करे। उसमें भी 3 टीम होती है, 3 टीम्स होती है उनका। एक फ्रंट ऑफिस टीम होती है जो हैंडल करती है कस्टमर के विजिट एंड क्वेरीज, कोई भी क्वेरीज हुआ तो देन एंड देयर मे आई हेल्प यू डेस्क से वो रिजॉल्व करती है। दूसरा बैक ऑफिस होता है, कोई भी क्वेरी है जो रिजॉल्व करना है, टेक्निकल इशू है, कुछ भी है, तो इन्वेस्टर की क्वेरी कौन हेल्प करता है, कौन सॉल्व करता है, बैक ऑफिस टीम। देन वी हैव रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी आरटीए। ये क्या करते हैं, ये भाई साहब मैनेजर्स इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड प्रोसेस ट्रांजैक्शन अलॉटमेंट रिडम्पशन एंड जनरेट अकाउंट स्टेटमेंट। ये जो टीम है, ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसका, कस्टमर सर्विस का, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, आरटीए भी बोलते हैं हम लोग। आरटीए इन्वेस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करता है और परचेज, रिडम्पशन या कोई भी डिविडेंड मिला उसको प्रोसेस करना, ठीक है, ये सारे, या फिर कोई यूनिट स्टेटमेंट निकालना, किसी को स्टेटमेंट चाहिए तो ये टीम करती है, कौन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी इस चीज को करती है। तो ये 3 विंग है किसके, कस्टमर सर्विस के। अब बात करते हैं कि कस्टडी टीम भी आते हैं कि इसमें कस्टडी टीम क्या है। इस टीम में क्या होता है, कस्टडी टीम एक होती है जिसमें कस्टोडियन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फंड मैनेजमेंट टीम द्वारा इनिशिएट करेगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो कौन करेगा, वो कस्टडी टीम। तो वर्क विद द कस्टोडियन टू सेटल फंड ट्रांजैक्शन। फंड मैनेजमेंट जो भी अगर करेगा ट्रांजैक्शन तो ये कस्टोडियन के साथ काम करते हैं कस्टडी टीम और सेटल करते हैं ट्रांजैक्शन को। देन फंड अकाउंटिंग टीम मेंटेन इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड अकाउंट एंड कैलकुलेट नाइब डेली। इसके अलावा एक फंड अकाउंटिंग टीम भी होती है जो हर म्यूचुअल फंड स्कीम के बुक्स में अकाउंट मेंटेन करती है और डेली का जो नैब होता है उसको कैलकुलेट कर करके वो डिटेल्स शेयर करती है। देन कैश मैनेजमेंट टीम, ये टीम लाइजेस बिटवीन बैंक एंड द फंड मैनेजमेंट टीम टू इंश्योर प्रॉपर फंड फ्लो। ये टीम का क्या काम है, इस टीम का काम होता है कि बैंक और फंड मैनेजमेंट टीम के बीच कोऑर्डिनेशन करना ताकि इन्वेस्टर का पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट हो और रिडम्पशन क्वेरी टाइमली सेटल हो। ठीक है, तो ये काम किसका है, कैश मैनेजमेंट टीम का। अब आते हैं सेल्स टीम। अब यहां तो सेल्स टीम भी होती है, सेल्स टीम है। तो इस टीम का काम क्या होता है, इस टीम का पहले रोल देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, प्रमोट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एंड मैनेजेस रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनके ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल फंड की कोई भी एडवर्टीजमेंट आएगी, कोई भी प्रमोशन होगा तो ये किसकी कौन टीम करेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम हैंडल करेगी। तो इस टीम का काम होता है कि एमसी के प्रोडक्ट को मार्केट में स्प्रेड करना थ्रू मास मीडिया, कैंपेन चला करके, डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये डिटेल्स पहुंचाते हैं कस्टमर तक, इन्वेस्टर तक। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, इवेंट एंड कैंपेन, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। कोई भी ट्रेनिंग हो तो वही हैंडल करते हैं कि नया फंड आया है उसके बारे में जानकारी देनी है, तो ये कौन टीम टेक केयर करती है, ये मार्केटिंग टीम करती है। इंगेज विद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सपेंडिंग
द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सेल्स टीम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्रो करने के लिए कई इंटरेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ठीक है। अदर फंक्शन हम लोगों ने तो वो देख लिया सारा, अदर फंक्शन भी देखते हैं। अदर फंक्शन जैसे फाइनेंस अकाउंट, अकाउंटेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, आईटी, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो फाइनेंस अकाउंट मैनेज एएमसी फाइनेंस सेपरेट फ्रॉम फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग दूसरा था। फंड अकाउंटिंग क्या था? फंड अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा था कि ये मेंटेन इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड अकाउंट्स एंड कैलकुलेट नैप डेली। ये उनका काम नहीं होता है फंड अकाउंटेंट का, इनका काम होता है मैनेज एएमसी फाइनेंस, एंड ये सेपरेट होते हैं फंड अकाउंटिंग से। दूसरा कि देखिए, फंड अकाउंटेंट एएमसी के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। इनमें जैसे बहुत सारे टीम हैं, फंड अकाउंटेंट नहीं, मतलब अदर फंक्शन की बात करें तो डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी टीम, ये सारे टीम मिलकर ही चलाते हैं। अकाउंट टीम एएमसी के फाइनेंस को हैंडल करते हैं, जो फंड अकाउंटिंग टीम से अलग होती है। एडमिनिस्ट्रेशन टीम क्या करती है? वो फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। तो मैनेज ऑफिस फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफन रिपोर्टिंग टू फाइनेंस। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करती है? टीम अट्रैक्ट, नर्चर एंड रिटेन टैलेंट, ओवरसीज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कोई भी नया एम्प्लॉय है, अगर बहुत टैलेंटेड है, छोड़ कर जा रहा है, तो हायर पैकेज दे करके रोक लीजिए। कोई गड़बड़ होता है, कुछ भी एम्प्लॉय का इशू आता है, तो वो एचआर टीम एएमसी में होती है, वो हैंडल करती है। तो एक कुल मिलाकर एक कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अलग विंग होती है, उसमें एचआर टीम होती है। जैसे हर एचआर टीम काम करती है, ये भी काम करते हैं। फिर एक आईटी टीम होती है। आईटी टीम का काम क्या होता है? इनका काम होता है आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना, इंक्लूडिंग एएमसी के जो वेबसाइट है और इन्वेस्टर का जो कोई ऑनलाइन सर्विस मिलती है उसको मेंटेन करना। ये सारा काम किसका होता है? आईटी का। मैनेजेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द एएमसी वेबसाइट एंड सपोर्ट वेरियस फंक्शन विद द टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। अब देखते हैं रोल एंड सपोर्ट फंक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले फंड अकाउंटेंट। ये फंड अकाउंटेंट, इनका रोल क्या होता है? कैलकुलेट नैप बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फंड अकाउंटेंट का काम होता है क्या क्या? नैप को कैलकुलेट करना, गैदरिंग करना इंफॉर्मेशन और स्कीम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। ये क्या क्या हैंडल करते हैं? कैन बी डन इन आवर्स बाय एएमसी और आउटसोर्स टू सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्ट्रेशन, नो सेबी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर फंड अकाउंटेंट। तो फंड अकाउंटेंट का काम होता है म्यूचुअल फंड का डेली का नैप, जो नेट एसेट्स वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करना। ये हर स्कीम के एसेट्स और लायबिलिटीज का डेटा इकट्ठा करके कैलकुलेट करते हैं। एएमसी ये काम खुद कर सकती है या किसी सर्विस प्रोवाइडर को भी हायर कर सकती है। अब आते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटीए के बारे में। तो इनका रोल क्या है? ये मेंटेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड, प्रोसेस परचेज, रिडम्पशन, ट्रांजैक्शन, अपडेट यूनिट कैपिटल एंड कम्युनिकेट अकाउंट स्टेटस। हैंडलिंग क्या करते हैं? एएमसी कैन ईदर अपॉइंट एन आरटीए और मैनेज द फंक्शन इन हाउस। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी, आरटीए। फंड अकाउंटेंट नहीं, आरटीए को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेबी के साथ। आरटीए का काम होता है कि इन्वेस्टर रिकॉर्ड को मेंटेन करना और आपके इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना। ये काम होता है आरटीए का। इन्वेस्टर की परचेज, रिडम्पशन और डिविडेंड को प्रोसेस करने का काम इन्हीं का होता है। इन्वेस्टर के अकाउंट को, फोलियो को अपडेट करना काम इन्हीं का होता है। आरटीए के ऑफिस को इन्वेस्टर सर्विस सेंटर भी कहा जाता है, आईएससी। आरटीए के ऑफिस को, ये जो इनके ऑफिस को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर सर्विस सेंटर, आईएससी भी बोलते हैं, ठीक है। यहां आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्टेटस और इंफॉर्मेशन मिलता है। आरटीए को सेबी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन
एएमसी चाहे तो ये काम इन हाउस भी करा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी से ही करना होगा। फिर ऑडिटर, ऑडिटर का रोल है ऑडिट म्यूचुअल फंड स्कीम अकाउंट सेपरेटली फ्रॉम एएमसी अकाउंट्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्कीम ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी, एएमसी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय एएमसी। तो इसमें दो होते हैं, एक स्कीम ऑडिटर होते हैं और एक एएमसी ऑडिटर होते हैं। एएमसी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय एएमसी इटसेल्फ, बट स्कीम ऑडिटर अपॉइंट होगा कौन? ट्रस्टी करेगा। रिक्वायरमेंट क्या होता है? द ऑडिटर फॉर द म्यूचुअल फंड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द एएमसी ऑडिटर। ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एक बंदा जो एएमसी को यहाँ की ऑडिट देख रहा है, यही बंदा स्कीम ऑडिट भी देखे, नहीं, ये दूसरा होना चाहिए। तो ऑडिटर म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट का ऑडिट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है कि नहीं। एएमसी के ऑडिटर और म्यूचुअल फंड के ऑडिटर दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और स्कीम ऑडिटर को ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा, और एएमसी ऑडिटर को एएमसी खुद ही अपॉइंट करती है। डिस्ट्रीब्यूटर, नाम हम लोग ने कई बार सुनते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इनका रोल क्या होता है? ये सेल म्यूचुअल फंड स्कीम एंड असिस्ट क्लाइंट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। सर्टिफिकेशन मस्ट पास NISM सीरीज 5A। इनको जो आप एग्जाम पास कर रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर जैसे म्यूचुअल फंड अगर जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो क्लाइंट को असिस्ट करते हैं, उनको 5A सर्टिफिकेट पास करना होगा, जिसका ये चैप्टर हम लोग का 3rd चैप्टर चल रहे हैं। तो ये एग्जाम पास करना जरूरी होता है। तो न्यू कैडर, a separate cadre of distributors can sell limited schemes by passing NISM सीरीज VB। एक म्यूचुअल फंड सीरीज A जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल कैटेगरी होता है जिसको बेचने के लिए स्पेशल कैटेगरी का आपको सीरीज B पास करना जरूरी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड स्कीम को इन्वेस्टर तक पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हो या बैंक भी हो सकता है। इन्हें सेबी का NISM सीरीज 5A पास करना जरूरी होता है, ये मैंडेट है और मैंडेटरी है। देन कलेक्टिंग बैंकर्स पेमेंट एग्रीगेटर्स, इनका रोल क्या होता है? मैनेज इन्वेस्टर्स फंड इन द स्कीम्स बैंक अकाउंट, प्रोसेस पेमेंट एंड हैंडल कलेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। कलेक्टिंग बैंकर्स और पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम के बैंक अकाउंट में जाता है, मतलब वो अपने पास नहीं रखते हैं, बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ये बैंक अकाउंट कलेक्टिंग बैंक के थ्रू मेंटेन होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को रिसीव करते हैं और फंड को फर्दर इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब एक चीज और भी आ गया, पेमेंट एग्रीगेटर। आजकल पेमेंट एग्रीगेटर भी आ गए हैं, जैसे पेमेंट गेटवे, डिजिटल वॉलेट्स और पेमेंट बैंक्स। ये क्या है? म्यूचुअल फंड के क्या म्यूचुअल फंड को खरीदने में हेल्प करते हैं। इन सब ने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अपने अपने हिसाब से कन्वीनियंट बना दिया है। तो न्यू इंटरेंट जैसे पेमेंट एग्रीगेटर सच आर डिजिटल वॉलेट, पेमेंट गेटवे ऑल्सो फैसिलिटेट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA, इनका रोल क्या होता है? हैंडल KYC कंप्लायंस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अंडर सेबी रेगुलेशन। सेंट्रलाइज KYC, इन्वेस्टर ओनली नीड टू कंप्लीट KYC वंस फॉर ऑल ट्रांजेक्शन विद सेबी रजिस्टर्ड एंट्रीज, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। कॉन्फिडेंशियलिटी, KRA मस्ट मेंटेन इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन सिक्योरली। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए KYC प्रोसेस फॉलो करना मैंडेटरी है। बिना KYC किए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर की आइडेंटिटी और एड्रेस, ये दोनों वेरीफाई होते हैं, किससे? KYC से होते हैं। सेबी ने ये 2011 में KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था ये? 2011 में। उसके बाद इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया। जो कॉमन KYC प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्टर को रजिस्टर करते हैं, एक कॉमन, जैसे आप बैंक में जाते हैं, वहाँ अपना आधार पैन कार्ड देते हैं, एक कॉमन प्रोसीजर होता है, उसी हिसाब से यहाँ भी वैसे ही होता है। KRA जो
क्यारे जो नो योर कस्टमर अगर हम लोग करें केवाईसी, तो क्यारे इन्वेस्टर के सेंसिटिव डेटा को हैंडल करते हैं, इसलिए ये एजेंसीज स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंस फॉलो करती है और मेंटेन करती है। केवाईसी एक बार अगर हो जाता तो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर है और फिर अगर री केवाईसी की ज़रूरत पड़ी तब कर सकते हैं। तो क्यारे जो होता है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। अब वैल्यूएशन एजेंसी, एक एजेंसी ऐसी भी होती है जो वैल्यूएशन करती है, तो प्रोवाइड फेयर वैल्यूएशन फॉर नॉन ट्रेडेड और थिनली ट्रेडेड डेब्ट सिक्योरिटीज। वैल्यूएशन एजेंसी का रोल होता है कि नॉन ट्रेडेड या थिनली ट्रेडेड डेब्ट सिक्योरिटीज का फेयर वैल्यूएशन देना। सेबी ने एटलीस्ट 2 वैल्यूएशन एजेंसी का होना जरूरी है, ये गाइडलाइन दिया है, जो एएमसी को एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में जैसे क्रिसिल है, इकरा है, ये सारे क्या है, ये वो सेबी के गाइडलाइन ही है ना। सेबी रिक्वायर एटलीस्ट 2 एजेंसी फॉर वैल्यूएशन सच एज क्रिसिल, इकरा, तो ये वैल्यूएशन एजेंसीज हैं इसके एएमसी के। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये इनका रोल क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट रेटिंग फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज। डेब्ट सिक्योरिटीज का ये क्रेडिट रेटिंग करते हैं which are used by fund managers as a part of investment process. Important क्या है, rating are especially significant for corporate bond. कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए रेटिंग जैसे आप देखे होंगे A+, AA ऐसा था ना, B तक आप सेफ आप हैं। क्रेडिट रिस्क फंड एंड कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रोल डेब्ट सिक्योरिटीज को रेट करना होता है। फंड मैनेजर इन रेटिंग को यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, जहां पे रेटिंग अच्छी रही तो वहां पे वो फंड ज्यादा लगाते हैं। स्पेशली सच म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, खास करके उनकी क्रेडिट रेटिंग जरूर से देख करके ही इन्वेस्टमेंट होती है अगर डेब्ट फंड है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान के केस में एएमसी पहले से ही स्कीम की रेटिंग प्रोफाइल डिस्क्लोज कर देती है कि ये पैसा हम लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट उसी रेटिंग प्रोफाइल के अंदर दिया जाता है। आपने लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, उसमें रेटिंग ऑलरेडी पहले से फिक्स होती है कि किस में पैसा कर रहे हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क प्लान फंड, क्रेडिट रिस्क में जो ए बी है, बी से नीचे के बाद के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे रेटिंग में, तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग डेब्ट म्यूचुअल फंड के ये बहुत जरूरी होता है। अब डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इनका रोल क्या है, ये सिक्योरिटी होल्ड सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म फॉर इन्वेस्टर इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड यूनिट entities to depositor in India, NSDL and CDSL. Function: depository participant act as a intermediaries between the investor and the depositories. डिपॉजिटरी इन्वेस्टर के सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली या फिर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड करते हैं। पहले ये सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए होता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड यूनिट भी डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड हो जाते हैं। इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ नहीं बल्कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डील करते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, एक NSDL है और एक CDSL है, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, इनका रोल क्या है, ये फैसिलिटेट करते हैं म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है, BSE स्टार, MF and NSE mutual fund, 2 platform for open-ended transaction. Other platform like mutual fund utilities and execution only platform EOP allows simplified mutual fund transaction and aggregation. तो इन्वेस्टर अब म्यूचुअल फंड यूनिट को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड और ETF को कंपल्सरली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, ये पहले से ही मैंडेटेड है, हम लोग जान भी चुके हैं पिछले वीडियो में। जबकि ओपन एंडेड की जब बात करते हैं तो ओपन एंडेड फंड के लिए स्पेशल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म जैसे BSE स्टार, MF, BSE स्टार
MF, और NSE म्यूचुअल फंड 2 प्लेटफॉर्म NMF2, ये दोनों मैंडेटरी हैं। यहां पे आपको क्या मिलेंगे? ओपन एंडेड ट्रांजेक्शन के। एक और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वो है MF यूटिलिटीज इंडिया, जो म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एग्रीगेट करता है। इससे इन्वेस्टर इजिली परचेज, सेल या स्विच कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट म्यूचुअल फंड। तो ये था हमारा लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।